हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे रिवर्स किया जाता है जीएसटी पोर्टल पे कंप्लीट प्रोसेस को सीखने और समझने वाले हैं। उसके पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेस की और उस पर आपने जीएसटी पे किया 15,000 रुपीज़ का, और वो गुड्स और सर्विसेज को आप क्या कर रहे हैं, फर्दर आपने सेल किया कस्टमर को और आपने जीएसटी कलेक्ट किया 18,000 रुपीज़ का। अब आप यहाँ पे गवर्नमेंट को ये कहेंगे कि हमने तो ऑलरेडी 15,000 रुपये आपको जीएसटी पे कर दिया है, फिर 18,000 रुपये की जीएसटी हम कैसे आपको पे करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, गवर्नमेंट आपको बोलती है कि ठीक है भाई, जो आपने पहले जीएसटी पे किया है वो आप क्या करिए, जो सेल पे आपने जीएसटी कलेक्ट किया है ना उसमें से आप माइनस कर दीजिए। तो जो आपने परचेस पे जीएसटी पे किया है पहले, उसको जब आप माइनस करते हैं तो ये जो परचेस वाली जीएसटी होती है ना, इसको ही इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। नेट आपकी जीएसटी लायबिलिटी जो होती है, ये आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्लेम करने के लिए भी कुछ कंडीशंस जीएसटी लॉ में बताए गए हैं जिसको कि आपको फुलफिल करना होता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशंस आपको फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो गुड्स और सर्विसेज आपने बाई करी हुई है उसको आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको ला रहे हैं तो उसमें से कुछ आपने बिजनेस के लिए रख लिया, कुछ अपने पर्सनल पर्पस के लिए रख लिया, कुछ आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए रख लिया। तो ये काम आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी ग्रोसरी की शॉप है और आपने उसमें ढेर सारा स्टॉक्स आपने बाई किया हुआ है, तो उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि आपको क्लेम करना है, वो जो गुड्स आपके दुकान में पड़ी हुई है ना, उसको आपको कस्टमर को सेल करना है, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है। यदि आपने उस ग्रोसरी के आइटम्स को अपने घर पे ला करके रख दिया और आप उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर घर वाला जितना भी गुड्स है ना, उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। जिस गुड्स और सर्विसेज की इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप क्लेम करना चाहते हैं उसका प्रॉपर आपके पास इनवॉइस और डेबिट नोट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने जनवरी में कोई भी गुड्स बाई करी और आप फरवरी में उसका रिटर्न्स जब फाइल करने जा रहे हैं, तो आपके जीएसटीआर 2B में तो वो आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रही है क्योंकि आपने के सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है। लेकिन जब आप 3B को फाइल करने जा रहे हैं उस टाइम पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी एंट्री है ही नहीं, आपके पास उसकी इनवॉइस है ही नहीं। तो ऐसी आईटीसी को आपको क्लेम करने से बचना चाहिए। तो वो सप्लायर जिसने कि आपको गुड्स की सप्लाई करी हुई है उसको जीएसटीआर 1 फाइल करना मैंडेटरी है। जब तक वो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करेगा तब तक आपके जीएसटीआर 2B में वो आईटीसी दिखने वाली नहीं है। और आप जब जीएसटीआर 3B को फाइल करने जाते हैं तो वहां पर आपको आईटीसी जो है रिफ्लेक्ट करता है, दिखता है। यदि सप्लायर नहीं फाइल करेगा तो आपको आईटीसी मिलेगी नहीं और आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने सप्लायर से टच में बराबर रहें कि वो जो है टाइम टू टाइम क्या करे, आपका जो भी परचेज है उसको जीएसटी पोर्टल पे वो अपडेट करता जाए जिससे कि आपको आईटीसी मिल सके। नेक्स्ट कंडीशन है, गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड और रेंडर। जिस गुड्स और सर्विसेज पे आपने जीएसटी पे कर रखी है वो गुड्स आपको रिसीव हुई ही नहीं जब आपने जीएसटीआर 3B को फाइल करने जा रहे हैं। जब आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुई नहीं है तो आप उसकी आईटीसी को कैसे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन जीएसटी ऑफ कैपिटल गुड्स। जैसे कोई प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर अपने बिजनेस पर्पस के लिए आप बाई करते हैं, उस पर आप जीएसटी का पेमेंट करते हैं, तो डेप्रिसिएशन आप क्या करते हो, इन फिक्स एसेट्स पे आपको क्लेम करना होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि जो उसकी वैल्यू होती है फिक्स एसेट्स की वो तो लेते ही लेते हैं, साथ में उसमें जीएसटी का भी अमाउंट जोड़ देते हैं, जोड़ करके उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। यदि आपने ऐसा किया है तो आप फिर आईटीसी यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आपको जीएसटी वाले कंपोनेंट पर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहिए। यदि आप करते हैं तो उसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। अब इसके बाद रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे। किन किन केसेस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है जो कि आपने ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। तो जो आईटीसी आपने पहले से क्लेम कर रखा है और आपको बाद में रियलाइज होती है कि बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो उसको आपको गवर्नमेंट को रिवर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे कुछ रीजंस को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे ये है कि आपको सीजीएसटी रूल
42 को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि यदि आपने कोई भी इनपुट, अब इनपुट में क्या होता है, रॉ मटेरियल आ सकता है जिससे कि आप कोई नया गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई गुड्स आपने बना बनाया बाई किया उसको रीसेल आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सर्विसेज भी इनपुट में आ सकती हैं, किसी की सर्विस लेते हैं और आगे आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जो इनपुट आप खरीद के ला रहे हैं जिसपे कि आपने जीएसटी पे किया हुआ है, उस इनपुट को ध्यान में रखिए कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए आपको यूज करना है। यदि आपने गलती से भी उसको बिजनेस पर्पस के लिए, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए या फिर किसी एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आपने इस्तेमाल किया हो उस इनपुट को, तो आपको क्या करना होगा, इस आईटीसी को रिवर्स करना होगा। पर्सनल पर्पस में मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था कि आपकी ग्रोसरी की शॉप है और आपने माल खरीदा हुआ है, तो आप उसको सेम कस्टमर को बेचने के लिए यूज करिए। यदि आप पर्सनल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस केस में क्या होगा, आपको उसकी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। नॉन बिजनेस पर्पस का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 2 व्हीलर का शोरूम है, साथ में उसका एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है। 2 व्हीलर्स जो वो बाई कर रहा है, कस्टमर को सेल करता है, लेकिन उसने क्या किया, वहां से 2 या 3 बाइक ले लिया और जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करने वाले जो स्टाफ हैं उनको उसने गिफ्ट कर दी। क्योंकि तो यहाँ पे क्या है, आप जो भी बाइक है ना उसको नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने बिजनेस में आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप किसी को गिफ्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या करनी पड़ेगी, वो 3 बाइक की आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, अमूल गोल्ड का फुल क्रीम मिल्क है, सभी लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये अमूल कंपनी कई तरीके के प्रोडक्ट बनाती है, बटर भी बनाती है, चॉकलेट भी बनाती है, ठीक है, अमूल के ब्रेड भी आते हैं, पनीर भी आता है, बहुत सारे प्रोडक्ट इनके हैं। अब मान लीजिए कि इस जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं पैकेट है और इस पे डिजाइन बना हुआ है, तो पैकेजिंग और डिजाइनिंग के लिए किसी की सर्विसेज ये हायर करते होंगे। तो जो भी पैकेजिंग और डिजाइनिंग के लिए सर्विसेज हायर कर रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ केवल अमूल गोल्ड के पैकेट को ही तैयार तो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, जितने भी इनके वर्क है ना, जो भी बटर वाला है डिजाइन है उसकी पैकेजिंग, इसके बाद अमूल पनीर वाला डिजाइन पैकेजिंग, उन सब का वो क्या करेगा, डिजाइन तैयार करेगा और उसका पैकेजिंग तैयार करेगा। अब क्या है कि आपने उसको, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड किया, जीएसटी आपने उसको पे कर दिया, तो आपने क्या किया, उसको जो भी पेमेंट आपने किया हुआ है सर्विसेज के लिए उसकी आईटीसी आप पूरा क्लेम कर लिए। लेकिन बाद में आपको पता चला कि भाई ये जो मिल्क है ना, मिल्क एग्जेम्प्टेड सप्लाई की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए जो भी आपने पैकेजिंग और डिजाइनिंग के लिए जो पैसा आपने दिया हुआ है इसकी आईटीसी आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जेम्प्टेड सप्लाई हैं, यहाँ तो मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है। आपके केस में जो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, आप कोई भी इनपुट यदि ला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज करिए। यदि कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई आप प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी को आप दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें उस इनपुट को आप यूज ना करें। यदि आप करते हैं तो उसकी आईटीसी आपको क्लेम नहीं करनी, यदि आपने क्लेम किया तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ फिक्स एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, कहीं प्लांट एंड मशीनरी जरूरत पड़ गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इन फिक्स एसेट्स पे, इन कैपिटल गुड्स पे भी आपको मिलता है, आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि इस रूल के अनुसार जो कैपिटल गुड्स आप बाई कर रहे हैं उस पे जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि वो कैपिटल गुड्स, वो फिक्स एसेट्स आपको पर्सनल यूज में नहीं लाना है, नॉन बिजनेस के लिए यूज नहीं करना है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज नहीं करना है। यदि आपने किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स के केस में सेम रूल अप्लाई होता है। इसके बाद यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए इसके लिए 37A का रूल अप्लाई हो जाता है कि यदि आपने किसी सप्लायर से गुड्स को बाय किया हुआ है और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, ठीक है, और उसने GSTR-1 फाइल कर दिया, आपके GSTR-2B में उसकी आईटीसी दिख रही है, आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, लेकिन आपने इस पर्सन को ना, इस सप्लायर को आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करा। यदि आपका कुछ ऐसा केस है तो फिर उस केस में आपको ये आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे होता है रीजन कि यदि आपने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो जब आप कैंसिल कर रहे हैं उस समय आप देखिए कि आपके स्टॉक में गुड्स इनपुट्स पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं। यदि पड़े हुए हैं तो उसकी आईटीसी भी आपको कैलकुलेट करनी होगी, रिवर्स करना होगा। जो भी कैपिटल गुड्स भी पड़ा हुआ, कोई एसेट्स पड़ा हुआ जिस पे आईटीसी आपने क्लेम की थी पहले, उस आईटीसी को भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो होता है गुड्स लॉस्ट, स्टोलन और डिस्ट्रॉयड और फ्री सैंपल।
ठीक है। कोई भी गुड्स आपकी स्टॉक में जो पड़ी हुई है, कहीं लॉस्ट हो गया या फिर कोई रास्ते में चल रहा था, इन ट्रांजिट में कुछ हो गया, ठीक है, चोरी हो गई या फिर नष्ट हो गया, या फ्री सैंपल में आप गुड्स को बांट रहे हैं। जैसे फार्मा कंपनियां क्या करती हैं, गुड्स को फ्री सैंपल में बांटती हैं, तो ऐसे गुड्स की भी आईटीसी आपको फॉरगॉट करनी पड़ेगी, ठीक है। यदि आपने क्लेम किया है तो उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और नेक्स्ट होता है सेक्शन 17(5)(h), जो कि बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें कुछ ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिसकी आईटीसी को ब्लॉक कर दी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपने कोई भी व्हीकल वगैरह बाई कर रखा है तो उसकी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, इसकी भी आईटीसी आपको वापस करनी पड़ती है। और नेक्स्ट होता है सेक्शन 17(4) का डिमांड। अब सेक्शन 74 क्या कहता है कि यदि आपने टैक्स का पेमेंट किया ही नहीं है, कम किया है, या गलत तरीके से आपने आईटीसी को रिफंड करवाया है, या फिर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रॉन्गली अवेल्ड किया हुआ है, इसके बाद आपने यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है, किस रीजन से, फ्रॉड करने की नीयत थी, विलफुल मिस स्टेटमेंट और सपरेशन ऑफ फैक्ट। यदि आपने जानबूझ करके कोई सच्चाई आपने छुपाई है, आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही इसलिए हुआ है कि कोई बिजनेस हमें नहीं करना है, फेक तरीके से इनवॉइसेस रेस करनी है और आईटीसी को क्लेम करना है, ठीक है, इस तरीके का यदि आप कोई काम यदि कर रहे हैं, ठीक है, किसी को आप जो है कुछ कमीशन, कुछ परसेंटेज के बेसिस पे आप उसको इनवॉइस दे देते हैं, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करवाने के लिए या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट खुद अवेल करने के लिए, इस प्रकार की यदि कोई भी गलती आपने कर रखी है तो आपके ऊपर स्क्रूटनी का केस जब लगता है तो उस केस में सेक्शन 74 में जीएसटी ऑफिसर डिमांड लगा देता, उस केस में भी आपको आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता विथ इंटरेस्ट के साथ। यहाँ पे बात करते हैं कि जो आईटीसी हमने क्लेम कर ली है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सी आईटीसी हमें रिवर्स करनी है। आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है और साथ में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पोर्टल पे अवेलेबल है उसको चेक करना है, जिस मंथ में आपने क्लेम कर रखा है तो उस मंथ का पूरा रिकॉर्ड आप देखिए। देखने के बाद आपको एक कैलकुलेशन अपना करना पड़ेगा। कैलकुलेशन किस तरीके से आपको करना है, देखिए आपके जीएसटीआर 2B में जो भी आईटीसी मैंने आपको भी दिखाई थी वो आपकी टोटल आईटीसी होती है। यहाँ पे जीएसटीआर 2B को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको आईटीसी अवेलेबल का सेक्शन दिखता है। अब देखिए यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि कौन सी आईटीसी एलिजिबल है, कौन सी आईटीसी इनएलिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपकी जो आईटीसी होती है वो पूरी की पूरी यहाँ पे आ जाती है। अब तो जो भी आपको अभी हमने केसेस बताए हैं तो उन केसेस में आप फॉल करते हैं तो आपको अपनी आईटीसी को रिवर्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे टोटल आईटीसी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एलिजिबल आईटीसी और दूसरा होता है इनएलिजिबल आईटीसी। इनएलिजिबल का मतलब होता है कि ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके लिए आप एलिजिबल थे ही नहीं लेकिन आपने गलती से उसे क्लेम कर लिया। एलिजिबल आईटीसी में क्या होता है, एक तो होता है टैक्सेबल सप्लाई, मतलब कि आप मान लीजिए कि ग्रोसरी का शॉप है और आप बाई कर रहे हैं ग्रोसरी के आइटम्स, कस्टमर को सामने सेल कर रहे हैं, तो ये आपकी टैक्सेबल सप्लाई, इसकी आईटीसी एलिजिबल होती है तो उसको टैक्सेबल सप्लाई कहते हैं। प्लस जीरो रेटेड सप्लाई जो कि एक्सपोर्ट के केस में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यही आईटीसी आपकी एक्चुअल में जानी चाहिए थी, ठीक है। अब इनएलिजिबल में क्या होता है, मैंने आपको भी काफी सारे केसेस दिखाए जिसमें कि पर्सनल पर्पस वाली आईटीसी है, नॉन बिजनेस पर्पस वाली है, एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली है, सेक्शन 17(5) वाली आईटीसी है जो कि ब्लॉक्ड आईटीसी है। इसके बाद 180 डेज वाली भी आईटीसी है जो कि आपने क्लेम के लिए पेमेंट आपने नहीं किया, फ्री सैंपल वाली हो सकती है। तो इसमें काफी सारे केसेस यहाँ पे आ सकते हैं जो इनएलिजिबल का केस है। तो आपके ऊपर जो भी अप्लाई होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन अपना करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आईटीसी एज पर 2B है उसको मैंने ए से इंडिकेट किया हुआ है, जो इनएलिजिबल आईटीसी उसको हमने बी से इंडिकेट किया हुआ है, जो आईटीसी एलिजिबल है उसको ई से इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर जो भी आपकी आईटीसी है, जैसे मैंने बताया जो ए है हमारा टोटल क्रेडिट जो कि हमारे 2B में दिख रहा है, बी जो था हमारी इनएलिजिबल आईटीसी थी और ई जो था वो टैक्सेबल वाली आईटीसी जो एलिजिबल है। तो आपको क्या करना है, इस ए में से बी और ई को माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद भी कुछ अमाउंट आपका आ जाता है, वो अमाउंट आता है कॉमन क्रेडिट का। कुछ ऐसी सप्लाईज होती है ना, ठीक है, जिसके लिए आप इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट आप क्या करते हैं, कुछ तो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ
आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई या नॉन बिजनेस सप्लाई के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। इस कॉमन क्रेडिट में से कैसे आप सेपरेट करेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन आपको करना जरूरी है। तो यहाँ पर कॉमन क्रेडिट आ गया। अब इस कॉमन क्रेडिट में आईटीसी एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली भी है प्लस नॉन बिजनेस सप्लाई वाली भी है। तो ये दोनों आईटीसी को हमने D1 और D2 से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, जिसको कि आपको रिवर्स करना है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना ये भी आपको दिखाएंगे। और जो रिमेनिंग आईटीसी बचती है, मतलब ये जो टोटल आपका कॉमन क्रेडिट है, इसमें से D1 D2 को माइनस कर देंगे। जो आईटीसी आपकी बचेगी वो आपकी एलिजिबल आईटीसी होगी, जो कि आप क्लेम करने के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पे टोटल एलिजिबल आईटीसी अब क्या आ रही है आपकी, तो टोटल ये हो जाएगी टोटल आईटीसी जो रिवर्स करनी है। एक तो बी वाली थी, इसमें पर्सनल सप्लाई, नॉन बिजनेस सप्लाई, ठीक है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई वाली आईटीसी, D1 D2 की सप्लाई जो कि कॉमन क्रेडिट में इंक्लूड थी। ठीक, अब यहाँ पे D1 को निकालने का फार्मूला क्या है, जो कि एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली आईटीसी है। तो ई जो होता है ये हमारी एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर, यानी कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई की टोटल वैल्यू क्या है वो आप ले लेंगे। एफ मतलब टोटल टर्नओवर आपने क्या किया वो आप ले लेंगे, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉमन क्रेडिट से, तो आपका D1 कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से D2 के लिए जो आपका कॉमन क्रेडिट है उसका 5% आपका D2 आ जाएगा। यहाँ पे रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एग्जांपल जो हमने लिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे टोटल आईटीसी अवेलेबल जो कि आपके GSTR 2B में दिखता है, उसको हमने ए से इंडिकेट किया हुआ था, आपने देखा भी था अभी। इसके बाद पर्सनल यूज वाली, एग्जेम्प्ट सप्लाई वाली, और जो सेक्शन 17(5) वाली आईटीसी जो कि ब्लॉक्ड होती है, ये आईटीसी क्या है, इसको हमने बी से इंडिकेट किया था। ठीक है, और इसका अमाउंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जो कि आपकी टैक्सेबल सप्लाईज की जो आईटीसी एक्सक्लूसिवली जो आपने इनपुट टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज किया, उसको हमने ई से इंडिकेट किया हुआ था, और इसका अमाउंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि इसमें आपको माइनस करना है। ठीक है, यहां पर ये जो 1,50,000 की आईटीसी हमारे GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर रही थी, उसमें से हमने क्या किया, ये आईटीसी माइनस किया, ये माइनस किया, और 4,000 माइनस किया, बी वाला माइनस कर दिया, साथ में ई वाला भी आईटीसी माइनस कर दिया। तो हमारा जो ये आया 18,000, ये हमारा क्या आ गया, कॉमन क्रेडिट आ गया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमन क्रेडिट। अब इसमें क्या है, वो आईटीसी जो कि टैक्सेबल वाली भी इसमें इंक्लूडेड है, अब वो आईटीसी जो कि एग्जेम्प्ट या बिजनेस वाली, दोनों ही इसमें इंक्लूडेड है। अब इसमें से हमें सेपरेट करना है। देखिए, सेपरेट करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था ना, तो फार्मूला आपको फॉलो यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर चाहिए। तो यहाँ पे टर्नओवर एग्जेम्प्ट सप्लाई का आप देख लिया, टोटल टर्नओवर चाहिए, ये 2 पॉइंट आपको चाहिए थे। इस पे आप क्लिक करिए। ठीक, इस पे क्लिक करिए तो ये जो 225 पे एग्जेम्प्ट सप्लाई का टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर 30 लाख, और इनटू ये जो कॉमन क्रेडिट है 18,000, इसको आप मल्टीप्लाई कर दी, ये अमाउंट आपका गया D1। और इसी तरीके से नॉन बिजनेस वाला 5% केवल आपको लेना था कॉमन क्रेडिट का, तो ये आपका D2 आ गया। अब इस 18,000 में से आप D1 और D2 को माइनस कर दीजिए, तो ये जो अमाउंट आया ये आपकी रिमेनिंग आईटीसी है, जिसको हमने F से इंडिकेट किया था, और ये आईटीसी आपकी एलिजिबल है, जो कि आपको क्लेम करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखिए दोनों का अमाउंट, टोटल आईटीसी आपको रिवर्स कितनी करनी है। ठीक, एक तो ऊपर वाली जो भी आईटीसी थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आईटीसी थी बी वाली, ये तो आपको रिवर्स करनी है, और जो यहाँ पे कॉमन वाले में इंक्लूडेड था D1 D2 का, ये भी आपको रिवर्स करना है। तो टोटल आपका रिवर्सल यहाँ पे आ गया, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ में, अगले 2 महीने के बाद आपको GSTR 3B में ही इसे रिवर्स करना जरूरी होता है। और यहाँ पे जो एलिजिबल आईटीसी थी, जो कि आपने पहले ही क्लेम कर लिया, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये जो गलती हमने की है, इसको किस तरीके से रिवर्स करना है, वो कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ पर 1,05,000 जो कि एक्सक्लूसिवली यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई वाली आईटीसी थी, और जो यहाँ पे रिमेनिंग आईटीसी बच गई थी, इसको आपको रिवर्स करना होता है। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन आप करने के बाद अब जीएसटी पोर्टल पे आप कैसे इसका रिवर्सल करते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। आईटीसी रिवर्स करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे आपको आना है और GSTR 3B आपको ओपन करना है। जिस भी मंथ में आपको रिवर्सल करना है, पूरा कैलकुलेशन आपको कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, एक तो हो गया, यहाँ पे आपको टैक्सेबल सप्लाईज का सेक्शन दिखता है, यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है, और यहाँ पे कितनी आपकी आईटीसी एलिजिबल है जो कि आपको क्लेम करना है, वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। और ये आईटीसी आपके GSTR 2B
TB से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। इस पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर जो ITC अवेलेबल का सेक्शन है, मतलब करेंट मंथ में आपको कितनी ITC अवेलेबल है जो कि आप क्लेम कर सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाता है और ये डाटा भी आपके GSTR 2B से ही अपडेट होके आता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे जो सेक्शन आप देख रहे हैं टेबल नंबर 4B2 का, ये 4B2 आपके ITC रिवर्सल का ही टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी रीजन आपको मैंने बताया था 42 वाला, 43 वाला और सेक्शन 17(5) जो कि आपके ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट का है, ठीक है। 38 का भी इसमें ITC रिवर्स होता है। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा आपको कैलकुलेशन कर लेना है और यहाँ पे अमाउंट आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद इसमें जो ITC आपकी नहीं है वो अदर्स में मेंशन की जाएगी। अब अदर्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी आपने लेट सपोज फ्री सैंपलिंग में दिया हुआ है या फिर आपने गिफ्ट में दे दिया, गुड्स लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, GST रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिलेशन करा दिया था, उसके वजह से कोई केसेस आपके हैं, तो सारी ITC को आपको यहाँ पे रिवर्स करनी पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे ही आप यहाँ पे ITC को रिवर्स करेंगे, आपकी जो ऊपर वाली ITC है ना, इसमें से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा और नेट ITC ये आपकी अवेलेबल होगी जो कि आप GSTR 3B में क्लेम कर पाएंगे। तो होप कि आपको ITC रिवर्सल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।